हेलो गाइज, वेलकम टू जीएस वर्ल्ड। मैं शंभू यादव। दोस्तों, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इंडियन पॉलिटी। और उस इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग का क्या टॉपिक है, तो आज का टॉपिक है संविधान की विशेषताएं। यानी जो भारत देश के संविधान है उस संविधान की क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग संविधान के बारे में उससे संबंधित बात को बहुत डीपली से समझा। संविधान सभा क्या होता है, संविधान का ऐतिहासिक विकास क्या होता है, उस सभी बातों को बहुत डीपली तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे जो भारत देश का संविधान है उस संविधान की क्या विशेषताएं हैं, उस विशेषताएं के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहला विशेषता मैंने बोर्ड पर लिखा है। क्या है सबसे पहला विशेषता? उसका नाम है सबसे लंबा और लिखित संविधान। यानी जो भारत देश का संविधान है वह सबसे लंबा है और लिखित संविधान है। देखिए, लंबा क्या होता है इसके लिए हम किसी न किसी की तुलना करके तब बताएंगे। ये जो सबसे लंबा है और लेकिन इसका तुलना करते हैं, तो तुलना करते पाते हैं विश्व में सबसे पहले जो लिखित संविधान हुआ था वह अमेरिका के हुआ था। और हमें यह भी पढ़ना है ऐसे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का ही है। तो अगर जो अमेरिका के संविधान से हम भारत के संविधान को तुलना करते हैं तो मालूम चलता है उस संविधान से भारत का संविधान क्या है, बहुत ही बड़ा संविधान है। तो इसलिए मैंने लिखा सबसे लंबा, यानी उससे बहुत ही बड़ा संविधान है और लिखित भी संविधान है। भारत देश का क्या है, लिखित संविधान है। तो इस देश का संविधान क्या है, सबसे लंबा यानी बहुत बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। हमें इस बात को ध्यान रखना है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात था। इसके बारे में कुछ डिटेल आगे है नहीं, जो था मैंने वो आपको बता दिया। फिर क्या है, फिर दिया हुआ है से विभिन्न स्रोतों से विहित। इसका मतलब क्या हुआ, भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान को बनाने में कई स्रोत शामिल है। जैसे दो स्रोत की बात करते हैं, एक आंतरिक और एक विदेशी। यानी कि 1935 आंतरिक में क्या, 1935 के भारत शासन अधिनियम भारतीय संविधान का आंतरिक स्रोत है। अब विदेशी संविधान का अध्ययन, अब विदेशी संविधान से लिया गया बात विदेशी स्रोत है। और आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले क्लास में। 1935 के भारत शासन अधिनियम से लगभग 250 आर्टिकल्स लिया गया हुआ है भारतीय संविधान में। और ब्रिटेन के संविधान, अमेरिका का, रूस का, फ्रांस का, जर्मनी का, आयरलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, इस तरीके से कई देश के संविधान से महत्वपूर्ण बातें भारतीय संविधान में शामिल किया गया हुआ है। और आपको मैं ये भी पढ़ा चुका हूँ से लगभग हमारे संविधान निर्माताओं ने विश्व के लगभग 60 देशों का संविधान का अध्ययन किया और तब जाके भारतीय संविधान को लिखा। और विश्व के 60 देशों के संविधान से जो अच्छी अच्छी बात होता है उसको निकाल कर तब इस भारतीय संविधान में डाले हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे संविधान में कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए। विश्व के किसी देश में कमी हो या विश्व के संविधान में कमी हो, वो कमी हमारे संविधान में नहीं रहनी चाहिए। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने विश्व के 60 देशों के संविधान को अध्ययन किया और अध्ययन करके तो भारत देश का संविधान लिखे हुए हैं। यह संविधान, इसलिए मैंने क्या लिखा, विभिन्न स्रोतों से विहित संविधान है यह। फिर है अगला से नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय है। भारतीय संविधान में क्या है, नम्यता और अनम्यता का समन्वय है। दो शब्द है, एक है नम्यता, क्या है, एक नम्यता और एक है अनम्यता। इसका मतलब क्या होता है, जैसे इसका मतलब होता है लचीला। क्या होता है, लचीला। इसका मतलब है कठोर। यानी भारतीय संविधान क्या है, न कठोर है न लचीला है। अब देखिए, लचीला का मतलब क्या होता है, यानी कि लचीला, इसका मतलब होता है कि जिस संविधान में संशोधन बहुत आसान तरीका से हो जाता है उसे लचीला कहते हैं। और जिस संविधान में संशोधन करना बहुत ही मुश्किल होता है उसे क्या बोलते हैं, कठोर संविधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कठोर बोलते हैं, अनम्यता बोलते हैं। तो भारतीय संविधान न लचीला है न कठोर है, यानी इसको बीचों बीच का है। इसका क्या मतलब हुआ, तो भारतीय संविधान का कुछ संशोधन, कुछ बदलाव आसानी से किया जा सकता है, यानी वह लचीला है। और कुछ संशोधन आसानी से नहीं बल्कि विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी चाहिए, तब जाकर वह बदलाव होता है, संशोधन होता है। इसलिए क्या है, कठोर भी है। तो संविधान का कुछ हिस्सा लचीला भी है और कुछ हिस्सा कठोर भी है। इसलिए भारतीय संविधान क्या है,
कठोर लचीला के बीचों बीच वाला भाग हम इसको मान के चलते हैं। उसलिए मैंने क्या लिखा, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय है। भारतीय संविधान में नम्यता और अनम्यता का समन्वय है। उसके बाद है अगला पॉइंट है एकात्मकता की ओर झुकाव, यानी कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है और भारत में शक्तियों का विभाजन किया गया हुआ है। केंद्र को और राज्य को शक्ति दिया गया हुआ है, केंद्र और राज्य को शक्ति दिया गया हुआ है। तो उसमें क्या है, से केंद्र को है से पूरे देश के लिए नियम बनाते हैं और राज्य क्या करता है, राज्य अपने राज्य के लिए नियम बनाता है। तो दोनों का अलग अलग शक्ति दिया गया हुआ है, लेकिन अधिकतम शक्ति केंद्र के पास है। इसीलिए कहा गया है से यह एकात्मकता की ओर झुकाव यानी केंद्र की ओर झुकाव है। यानी भारतीय संविधान की यह विशेषता है से अधिक पावर केंद्र को मिला हुआ है, यानी कि भारतीय संविधान में केंद्र की ओर झुकाव कहा गया हुआ है। उसको कहा गया एकात्मकता की ओर झुकाव है। तो मैंने इसी बात को लिखा से एकात्मकता की ओर झुकाव है। क्या है, भारतीय संविधान में एकात्मकता की ओर झुकाव है, इस बात को मैंने लिखा। फिर क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है से एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत, जो देश का न्यायपालिका है वह क्या है, एकीकृत है और स्वतंत्र है। देखिए एकीकृत का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो देश में न्यायपालिका है तो सबसे ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है जो पूरे देश के लिए है। उसके बाद सभी राज्यों में क्या है, राज्यों के लिए क्या है, तो राज्यों के लिए है आपको उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट है। और उसके नीचे क्या है, जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से उसे हम जानते हैं। यानी कि सबसे ऊपर वो पिरामिड की तरह है, सबसे ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर क्या है, इस तरीके सबसे ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर क्या है, हाई कोर्ट है, और फिर क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। यानी कि वह एकीकृत है। भारतीय न्यायपालिका क्या है, भारतीय न्यायपालिका एकीकृत न्यायपालिका है। ठीक है। उसके बाद क्या है, स्वतंत्र है। यह जो न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है। यानी कि भारतीय न्यायपालिका जो है वह न कार्यपालिका चाहे विधायिका किसी के दबाव में नहीं आ सकता है। अगर कार्यपालिका हो या विधायिका हो, अगर वह गलत किया तो उसके ऊपर मुकदमा चला सकता है कौन, न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वतंत्र है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है, उस मौलिक अधिकार का हनन कार्यपालिका करे या विधायिका करे या कोई करे, उसे मतलब नहीं है। यह निष्पक्ष तरीके से न्याय कर सकते हैं न्यायपालिका। इसलिए कहा गया है भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है, किसी के दबाव में आकर नहीं काम कर सकता है। यह है। उसके बाद क्या है, मौलिक अधिकार। फिर क्या है, मौलिक अधिकार। सॉरी, मैंने आपको एक बात समझाना भूल गया। 5 नंबर, सरकार का संसदीय स्वरूप। यानी कि जो भारत देश का सरकार है उसका संसदीय स्वरूप है। यानी कि देखिए, आपको मैंने पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ, शक्ति के प्रयोग के आधार पर सरकार 2 प्रकार का होता है। शक्ति के प्रयोग के आधार पर शासन 2 तरीके का होता है। एक होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, एक होता है संसदीय शासन प्रणाली। यानी कि जिस देश में एक ही हेड होता है उसे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं, और जिस देश में 2 हेड होता है उसे क्या कहते हैं, संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। जैसे अमेरिका में, अमेरिका का हेड कौन है, अमेरिका का राष्ट्रपति एक ही हेड है, तो वो क्या, अमेरिका अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। लेकिन भारत क्या, भारत में 2 हेड है, राष्ट्रपति भी है और प्रधानमंत्री भी है। तो ये क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है। ऐसा बात ब्रिटेन में भी है, ऐसा संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन में भी है और भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली है। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति होते हैं, अगर राष्ट्रपति वंशानुगत होते हैं तो उसे गणतंत्र नहीं बोलते हैं। जैसे ब्रिटेन में क्या है, तो ब्रिटेन के राष्ट्रपति वंशानुगत होते हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रपति क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। तो ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली और भारत के संसदीय शासन प्रणाली में काफ़ी भिन्नता दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति वंशानुगत, यहाँ के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो ये भारत देश के संविधान में क्या है, तो सरकार का संसदीय स्वरूप। इस बात को मैंने आपको समझा दिया। फिर ये भी समझा दिया से एकीकृत न्यायपालिका और स्वतंत्र न्यायपालिका भारत देश में है। अगला पॉइंट मेरा क्या है, अगला पॉइंट है से मौलिक अधिकार, इसको मूल अधिकार भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। यानी कि भारत देश के नागरिकों को भारतीय संविधान ने कुछ मौलिक अधिकार देता है। पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अभी क्या है, भारतीय संविधान में भारतीयों को
6 मौलिक अधिकार मिला हुआ है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरीके से ये भारतीय लोगों को, भारतीय नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार मिला हुआ है। यह मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं मिला हुआ है, यानी जो भारत का नागरिक है उसी को यह मौलिक अधिकार मिलेगा। यह संविधान के भाग 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार के बारे में। और इस मौलिक अधिकार से बहुत सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये हमारे संविधान की विशेषता है। भारत में भारतीयों को, भारत के संविधान में भारतीयों को मौलिक अधिकार दिया गया हुआ है। उसके बाद अगला है 8 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है? यह संविधान के भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपको मैं डीपली पढ़ाऊंगा, जब संविधान के भाग पढ़ाऊंगा तब। क्या है इसका मतलब? होता है राज्य सरकार या केंद्र सरकार अगर कोई नियम बनाती है तो इसके राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, इसमें जो बात सारा लिखा गया हुआ है उसको ध्यान में रखकर इस देश के लोगों के लिए नियम या नीति बनाए। यह लिखा गया हुआ है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। इसे हम लोग डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं, डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इस नाम से भी इसे हम जानते हैं। इसको संविधान के भाग 4 में है, इसको बहुत ही डीपली हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है 9 नंबर में से मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए भारतीय नागरिकों को, भारत के नागरिकों को संविधान में मौलिक अधिकार मिला हुआ है और मौलिक कर्तव्य मिला हुआ है। मेरा देश में अधिकार है तो मेरा कुछ न कुछ कर्तव्य ही बनता है देश के लिए। यह मौलिक कर्तव्य पहले से नहीं था, इस मौलिक कर्तव्य को बाद में संविधान में जोड़ा गया। जो संविधान के भाग 4 के क में लिखा हुआ है इसे बाद में जोड़ा गया, पहले से मौलिक कर्तव्य नहीं था। हमारे संविधान की भी विशेषता है तो भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक कर्तव्य भी देते हैं। मौलिक कर्तव्य के बारे में बहुत डीपली पढ़ेंगे, जब संविधान का भाग पढ़ेंगे तब। अभी हमें यह ध्यान रखना है क्या क्या इसका विशेषता है। फिर क्या है पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। यह भी हमारे संविधान में पहले से यह शब्द नहीं था, इसको बाद में संशोधन करके तब प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष नामक शब्द को जोड़ा गया। यह क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है से सरकार का, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, यानी कि राज्य को अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन वह सभी धर्म को समान मानेगा, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। कोई भी धर्म सरकारी धर्म या राज्य का धर्म या सरकार का धर्म नहीं है, सभी धर्म क्या है? समान है। यही बात को पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष के नाम से हम लोग जानते हैं। यह भारत के संविधान का जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जुड़ा हुआ है। जब प्रस्तावना पढ़ाऊंगा तो इसको बहुत डीपली मैं समझाने वाला हूँ। अगला क्या है? सार्वभौम वयस्क मताधिकार। देखिए पहले क्या था? पहले सभी को अपना मत देने का अधिकार नहीं था, यानी कि पहले सभी व्यक्ति मतदाता नहीं हुआ करते थे। अभी क्या है? अभी जिस व्यक्ति का उम्र 18+ है और उनका नाम मतदाता सूची में होगा तो वह मतदाता है, और वह 18+ हो जाने के बाद उस योग्य हो जाते हैं तो मैं मतदाता बन सकता हूँ। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, अगर वह वयस्क हो गया तो उसे मत देने का अधिकार है, मताधिकार, मत का अधिकार है, यानी कि वह वयस्क हो गया तो उसे मत का अधिकार है। यानी भारतीय संविधान में 18+ के व्यक्ति को, यानी वयस्क व्यक्ति को मत देने का अधिकार दिया गया हुआ है। यह पहले 21+ हुआ करता था, यानी 21 साल था पहले मिनिमम इसका एज, मिनिमम एज 21 हुआ करता था। अभी क्या है? कम करके 18 कर दिया गया है, यानी कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को जो भारतीय है उसको वोट देने का अधिकार है, लेकिन इसका नाम मतदाता सूची में होनी चाहिए। इसको हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं नागरिकता में, देश का नागरिक है क्या, उसको किसको वोट देने का अधिकार है किसको नहीं है, वो उसमें पढ़ने वाले हैं। फिर क्या है? भारत देश में एकल नागरिकता है। क्या है? एकल नागरिकता। ये क्या होता है? नागरिकता, हम देश के नागरिक हैं, न कि हम बिहार या न कि हम उत्तर प्रदेश, न कि हम दिल्ली का नागरिक है, बट हम भारत देश का नागरिक है। इसे एकल नागरिकता बोलते हैं। ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में जो व्यक्ति है वह देश का भी नागरिक है, यानी अमेरिका का भी नागरिक है, और वह जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य का भी नागरिक है, यानी कि वहाँ का दोहरी नागरिकता है। लेकिन भारत देश में क्या है? एक हरी यानी एकल नागरिकता है। देखिए भारत देश में एकल नागरिकता क्यों अपनाया गया है, इसका भी एक इतिहास है। क्योंकि अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता इसलिए है, वहाँ पे यूनियन नहीं है, फेडरेशन है। क्योंकि अमेरिका जो बना हुआ है वह कई राज्यों का समझौता करके तब बना हुआ है।
न कि अपनी रुचि से बना हुआ है सभी राज्य एक देश बनाया हुआ है, समझौता करके तब देश बना हुआ है। तो उसके लिए पहले अपन राज्य तब जाके देश हुआ है। यानी कि अमेरिका में क्या है, कोई भी राज्य अमेरिका नामक देश से अलग हो सकता है, संयुक्त राज्य अमेरिका नामक देश से अलग हो सकता है। उसलिए वहाँ पे क्या है, दोहरी नागरिकता है, पहले राज्य का नागरिक तब जाके देश का नागरिक। भारत देश में क्या है, ऐसा नहीं है, कोई भी राज्य भारत देश से अलग नहीं हो सकता है। सब लोग भारत देश के नागरिक है, न कि बिहार के नागरिक है, न कि झारखंड के, तो देश के नागरिक है। उसलिए क्या कहा गया है, एकल नागरिकता। यानी हमारे संविधान में एकल नागरिकता शब्द का बारे में कहा गया हुआ है। फिर क्या है, आपातकालीन प्रावधान, यानी कि आपातकाल, इसको अनुच्छेद में बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं। संविधान का आर्टिकल 52, 56, 60 352, 356, 360 में आपातकाल के बारे में बहुत विशेष प्रावधान किया गया हुआ है। राज्यापात होता है मतलब वित्त-आपात होता है। इस तरीके से आपातकाल यानी देश में इमरजेंसी लग सकता है विशेष परिस्थितियों में जाकर, यह भी हमारे संविधान में प्रावधान किया गया हुआ है इमरजेंसी का। उसके बाद क्या है, लास्ट टॉपिक है त्रिस्तरीय सरकार। यानी भारत देश में सरकार है त्रिस्तरीय है, यानी कि जिस समय में यह देश का संविधान बना हुआ था उस समय सरकार दो ही स्तर पे हुआ करती थी। सरकार हम पे शासन दो ही स्तर पे क्या करती थी, एक केंद्र स्तर पे, एक राज्य स्तर पे। तो जो केंद्र स्तर पे सरकार होते हैं उसे क्या बोलते हैं, केंद्र सरकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्र सरकार, यानी कि भारत सरकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भारत सरकार बोलते हैं। लोकसभा ये संसद हो गया तो क्या है, भारत सरकार का एक अंग है, हिस्सा है। लेकिन अगला क्या है, राज्य सरकार है। क्या है, इसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, राज्य सरकार। राज्य सरकार यानी यह किसी जैसे बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, झारखंड सरकार, तो ये राज्य का सरकार हुआ। और एक क्या है, पहले ये सिर्फ दो ही था, पहले सरकार का दो ही स्तर हुआ करता, द्विस्तरीय सरकार पहले हुआ करता था, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। लेकिन अभी क्या है, वर्तमान में भारत देश में त्रिस्तरीय सरकार है। और वर्तमान के संविधान में संशोधन करने के बाद अभी क्या है, त्रिस्तरीय सरकार के बारे में लिखा गया हुआ है। तो यह क्या त्रिस्तरीय, एक क्या है, एक है स्थानीय शासन, क्या है, स्थानीय सरकार, एक है स्थानीय सरकार। और जब आप लोग संविधान पढ़ेंगे तो स्थानीय सरकार में दो हिस्सा बट गया हुआ है, गांव के लिए अलग और जो नगर है उसके लिए अलग। गांव के लिए ग्राम पंचायत है, नगर के लिए नगर निगम या नगर पालिका है, वो हम लोग डीपली पढ़ने वाले हैं। यानी कि भारतीय संविधान में सरकार को तीन भागों में बांटा गया है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। और सभी को विषय वाइज कर दिया गया, सभी को अपना अपना विषय दे दिया गया हुआ है, उस विषय पर सभी सरकार अपना अपना काम करेंगे। ये आज क्लास रहा हम लोग का भारतीय संविधान की विशेषताएं। आप लोगों को कैसा लगा यह कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।